गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री और उसके अलावा बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, टॉपिक का नाम है अपना एस्केरिस ल्यूम्बी कोर्स। आप एस्केरिस भी सीधा लिख सकते हो और पार्ट है इसका 2। आज हम पढ़ेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? आज का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एस्केरिस। तो एस्केरिस का डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से होता है वो देखिए। डायग्राम है एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एस्केरिस। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एस्केरिस। ठीक है, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है। आगे हम इसकी टीएस बनाते हैं इंटेस्टाइन की, तो वो देखिए किस प्रकार से बनेगी।
इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का अंतस्थ काट किस प्रकार से हमको दिखाई देता है, उसका डायग्राम है। ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया पुश बॉर्डर। ये हो गई ल्यूमन, ये है इंटेस्टाइनल सेल। इंटेस्टाइन तो बाद में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस का डाइजेस्टिव सिस्टम अपन को पढ़ना है। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमको क्या क्या पार्ट दिखाई देते हैं। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम किनका, एस्केरिस का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो निम्न पार्ट से मिलकर बना होता है। अब देखिए एस्केरिस के अगले सिरे पर इसका ट्राइएंगुलर यानी त्रिअरीय क्या पाया जाता है, मुख पाया जाता है। क्या पाया जाता है, त्रिअरीय मुख पाया जाता है। यहाँ पे इसका क्या है, ये त्रिअरीय मुख पाया जाता है। जो मुख होता है वो 3 होठों के द्वारा घिरा हुआ रहता है। इनके ऊपर एम्फिड और डबल पेपिली पाई जाती है। कौन सी, एम्फिड और डबल पेपिली क्या पाई जाती है, एम्फिड और डबल पेपिली पाई जाती है। अब देखिए एम्फिड जो पेपिली होती है वो रसायन ग्राही का कार्य करती है। किसका, रसायन ग्राही का कार्य करती है। और डबल पेपिली होती है वो स्पर्श ग्राही का कार्य करती है। स्पर्श ग्राही का क्या करती है, कार्य करती है। अब देखिएगा इसके अगले सिरे पर त्रिअरीय मुख पाया जाता है। मुख होता है वो 3 होठों के द्वारा यानी लिप्स के द्वारा घिरा हुआ रहता है। जो माउथ होता है वो पीछे की ओर फेरिक्स में खुलता है। किसमें खुलता है, फेरिक्स में खुलता है। और आप सभी जानते हो कि एस्केरिस होता है वो मनुष्य की इंटेस्टाइन यानी आंत के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा कोलन के ऊपरी भाग में चिपका हुआ पाया जाता है। तो ये अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, मनुष्य की आंत से ही प्राप्त करता है। इस प्रकार जो माउथ होता है उस पीछे की ओर फेरिक्स में खुलता है। इस फेरिक्स के अंदर इस प्रकार से रेडियल मसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इनके अंदर रेडियल मसल्स पाई जाती है। रेडियल मसल्स पाई जाती है। इन रेडियल मसल्स में स्पूंजित और शीतलित होने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। जिसके कारण जो फेरिक्स होती है वो एक सकिंग पंप की तरह कार्य करती है। किसकी तरह, सकिंग पंप की तरह कार्य करती है।
पीछे की ओर फेरिंक्स में खुलता है और इस फेरिंक्स में इस प्रकार रेडियल मसल्स पाई जाती है और इन रेडियल मसल्स के कारण ये फेरिंक्स होती है वो सकिंग पंप की तरह क्या करती है, कार्य करती है। अब जो भोजन माउथ में था वो फेरिंक्स में, फेरिंक्स होती है वो पीछे की ओर आंत में खुलती है यानी इंटेस्टाइन में खुलती है। अब देखिए इस फेरिंक्स और इंटेस्टाइन के बीच में एक सेप्टा पाया जाता है यानी ये क्या पाया जाता है, पट्ट पाया जाता है। ये पट्ट क्या करता है कि फेरिंक्स में उपस्थित भोजन को आंत के अंदर आने देता है, बट आंत में उपस्थित जो भोजन है उसको वापस फेरिंक्स में जाने नहीं देता। इस प्रकार इस फेरिंक्स के अंदर भी अनेक प्रकार की फेरिंजियल ग्लैंड आकर के खुलती है। तो जो भोजन फेरिंक्स में उपस्थित था वो कहाँ आ गया, इंटेस्टाइन के अंदर। अब इंटेस्टाइन की यदि अपन ने अनुप्रस्थ कट करें इसको तो उसकी संरचना इस प्रकार से अपन को दिखाई देती है। ये जो संरचना है वो टीएस ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन यानी आंत की अनुप्रस्थ काट की। तो आंत की अनुप्रस्थ काट यदि कट की जाए तो वो अपन को इस प्रकार से दिखाई देती है। बाहर की ओर जो क्यूटिकल आवरण होता है यानी चारों ओर से क्यूटिकल आवरण द्वारा घिरी हुई रहती है। अब देखिए आंत की जो इंटेस्टाइनल यानी जो आंतरिक कोशिका है उनसे हेयर के समान संरचनाएं निकली हुई रहती है जिनको विलाई, माइक्रोविलाई बोला जाता है। ये माइक्रोविलाई आपस में मिलकर के ब्रूश बॉर्डर का क्या करती है, निर्माण करती है, जिसके कारण आंत के अवशोषण कार्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस ब्रूश बॉर्डर के अंदर की ओर देखा जाए तो अपन को एक कैविटी के समान संरचना दिखाई देती है जिसको क्या बोलते हैं, ल्यूमन कहा जाता है। तो इस इंटेस्टाइन की जो इंटेस्टाइनल कोशिका है उनसे इस प्रकार हेयर के समान माइक्रोविलाई निकले हुए हैं, यहाँ पे अपन को दिखाई दे रहे हैं। इस माइक्रोविलाई के कारण ब्रूश बॉर्डर का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस ब्रूश बॉर्डर के कारण आंत के अवशोषण कार्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार इस भोजन में जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उनका क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है और आंत होती है वो पीछे की ओर एक खुली हुई संरचना में खुलती है, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टम कहा जाता है। अब देखिए जो अपचित भोजन होता है वो इस रेक्टम के अंदर डाल दिया जाता है, बट ये भी ध्यान में रखना जो फीमेल एस्केरिस होती है उसमें रेक्टम एनस के द्वारा बाहर खुलता है, इसके द्वारा एनस के द्वारा बाहर खुलता है। बट जो मेल एस्केरिस होता है यानी जो नर एस्केरिस होता है, कौन सा एस्केरिस, नर एस्केरिस, नर एस्केरिस होता है उसके अंदर जो रेक्टम और जो गोनोपोर होती है वो एक ही छिद्र यानी एक ही वेसल में खुलती है जिसको क्लोएका कहा जाता है। क्या बोलते हैं, क्लोएका कहा जाता है। और क्लोएका होती है वो एक छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। तो ध्यान में रखना जो फीमेल है उसमें रेक्टम एनस के द्वारा सीधा ही बाहर खुलता है, बट मेल एस्केरिस के अंदर जो रेक्टम और गोनोपोर दोनों होती है एक ही वेसल में खुलती है जिसको क्लोएका कहा जाता है। अब क्लोएका होती है वो एक छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। इस प्रकार अपचित भोजन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स। अगला नेक्स्ट पॉइंट है अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एस्केरिस। अगला जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एस्केरिस। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एस्केरिस। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एस्केरिस। तो एस्केरिस होता है उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है तो एच आकृति का होता है। एस्केरिस का एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस आकृति का होता है, देख लीजिए चाहे एच आकृति का होता है इस प्रकार से, ये ऐसे ही है, एच आकृति का
होता है। अब देखिए इसमें यदि इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की अपन क्या करें बात करें तो उसमें एक जोड़ी क्या पाई जाती है, इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी डक्ट पाई जाती है। इस केस में क्या पाई जाती है, एक जोड़ी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी डक्ट पाई जाती है। अब देखिए लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी डक्ट होती है वो दोनों सिरों से बंद होती है, बट ये शरीर की संपूर्ण लंबाई तक फैली हुई रहती है। क्या रहती है ये एक्सक्रीटरी डक्ट, शरीर की संपूर्ण लंबाई तक इस प्रकार से फैली हुई रहती है। अब जो ये एक्सक्रीटरी डक्ट होती है वो इनके एस्केरिस के अगले सिरे पर, कहाँ एस्केरिस के अगले सिरे पर फेरिंक्स के नीचे, किसके नीचे, फेरिंक्स यानी गर्दनी के नीचे आपस में एक नेटवर्क यानी जाल के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ जाल के द्वारा इस प्रकार से आपस में जुड़ी हुई रहती है, जिनको नेटवर्क ऑफ ट्रांसवर्स केनाल कहा जाता है। ध्यान में रखना कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी डक्ट होती है वो एस्केरिस के अगले सिरे पर फेरिंक्स के नीचे आपस में एक ट्रांसवर्स नेटवर्क के द्वारा यानी अनुप्रस्थ जाल के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। ये अनुप्रस्थ जाल इस प्रकार से जुड़ी हुई रहती है, इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्रांसवर्स केनाल कहा जाता है। यहाँ से एक ऊपर की ओर एक डक्ट निकलती है जिसको टर्मिनल एक्सक्रीटरी डक्ट कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल एक्सक्रीटरी डक्ट कहा जाता है। इस प्रकार से अपचित भोजन जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी डक्ट में था वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी डक्ट से किसमें आ गया, टर्मिनल एक्सक्रीटरी डक्ट में। अब टर्मिनल एक्सक्रीटरी डक्ट होती है वो एक छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलती है जिसको एक्सक्रीटरी पोर कहा जाता है। इस प्रकार जो अपचित भोजन था वो टर्मिनल एक्सक्रीटरी डक्ट से इस एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एस्केरिस। आगे हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एस्केरिस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस का जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एस्केरिस। तो एस्केरिस होता है वो एक लिंगी जंतु होता है, यानी इसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो अलग अलग जंतु के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एस्केरिस। तो हम पढ़ रहे हैं इसका एस्केरिस का मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस का मादा जनन तंत्र। एस्केरिस का क्या, मादा जनन तंत्र अपने पढ़ रहे हैं। इसका जो मादा जनन तंत्र होता है वो निम्न भागों से मिलकर बना होता है, निम्न भागों से मिलकर बना होता है। तो ये है इसका क्या, मादा जनन
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो निम्न पार्ट्स या निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। अब देखिए नंबर 1 पार्ट है इसका ओवरी। जो फीमेल होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है, एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है। एक जोड़ी क्या पाई जाती है, ओवरी पाई जाती है। ये क्या है, ओवरी, एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है। इस ओवरी के अंदर ओजेनेसिस की क्रिया होती है तो क्या बनेगी, ओवा बनेगी। अब देखिए जो प्रत्येक ओवरी होती है उनसे एक धागे के समान कुंडलित इस प्रकार संरचना निकली हुई रहती है। इस धागेनुमा संरचना को ओविडक्ट कहा जाता है। इस धागेनुमा संरचना को क्या बोलते हैं, ओविडक्ट कहा जाता है। ओविडक्ट कहा जाता है। धागेनुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट कहा जाता है। अब देखिए जो ओविडक्ट होती है वो धागे के समान कुंडलित संरचना होती है और ओवरी में बने हुए जो ओवा है उसको ले जाने का क्या करती है, ये कार्य करती है। ओवा को ले जाने का क्या करती है, ये कार्य करती है। इस प्रकार जो ओविडक्ट प्रत्येक ओविडक्ट होती है वो आगे की ओर एक खुली हुई पेशीय संरचना का इस प्रकार से क्या करती है, निर्माण करती है। एक खुली हुई पेशीय संरचना का क्या करती है, इस प्रकार से निर्माण करती है। इस खुली हुई पेशीय संरचना को यूट्रियस कहा जाता है, यानी गर्भाशय कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, गर्भाशय कहा जाता है। इस गर्भाशय के अंदर फर्टिलाइज्ड एग भरे हुए रहते हैं जिसके कारण इस गर्भाशय का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखिए दोनों ओर के गर्भाशय होते हैं, आपस में मिलकर के एक संकरी नलिका नुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं वेजाइना। इस संकरी नलिका नुमा संरचना को क्या बोलते हैं, वेजाइना कहा जाता है। अब वेजाइना होती है वो फीमेल जेनेटाइल अपर्चर या वल्वा के द्वारा बाहर की ओर क्या होती है, खुलती है। तो इस प्रकार इनका मादा जनन तंत्र होता है वो निम्न पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान क्या होता है कि मैन अपने स्पर्म को इस वेजाइना के अंदर क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।